इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या सब कमा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट द लेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा आज लेक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इससे जो है आपके एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जान लेते हैं कि क्या है और कब से हमारा जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी, उसके बारे में जो है हम यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत का संवैधानिक विकास की यात्रा जो है 1599 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। मतलब 1599 ईस्वी से अगर जो बात करें तो संवैधानिक विकास की जो है यात्रा प्रारंभ हुई थी जब महारानी एलिजाबेथ ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के राजलेख द्वारा जो है 15 वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया था। मतलब एलिजाबेथ जो थी, ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी, तो उन्होंने जो है एक अधिकार पत्र दे दिया था 1599 ईस्वी में, 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दे दिया था कंपनी को। तो 1599 ईस्वी का जो चार्टर इसको बोला जाता है और इस चार्टर के माध्यम से कंपनी जो है पूर्वी देशों के साथ व्यापार सौंपा गया था और कंपनी की समस्त शक्तियां 24 सदस्यीय परिषद में निहित कर दी गई थी। किसमें निहित कर दी गई थी? 24 सदस्यीय परिषद में जो है वो निहित कर दी गई थी। सन 1726 ईस्वी की बात के चार्टर से कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों की विधि निर्माण की शक्ति सौंपी गई थी। मतलब यह जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधि निर्माण करने की शक्ति जो है वो सौंपी गई थी। किस एक्ट के द्वारा? 1726 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है इन तीनों प्रेसिडेंसियों को यह अधिकार प्रदान किया गया था। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इससे ज्यादातर जो है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं और नहीं पूछे जाएं तो यूपीएससी मेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इसका जो है एक प्रकार से रोल रख सकते हैं कि संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में जो है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। रेगुलेटिंग एक्ट था क्या? ऐसे क्वेश्चन जो है बना के वो पूछ सकते हैं आपसे। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1773 ईस्वी में आया था। इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट है क्या और उसकी डिटेल्स यहाँ पे हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो 1700 भारत का संवैधानिक इतिहास में सन 1773 ईस्वी का एक्ट जो था विशेष महत्व रखता है। इस अधिनियम के द्वारा अगर जो बात करें, इस अधिनियम में जो है भारत के ब्रिटिश कंपनी के प्रशासन और ब्रिटिश संसदीय नियंत्रणों के प्रयासों की शुरुआत थी। परिणाम यह हुआ कि अब कंपनी जो थी शासनाधीन क्षेत्रों का प्रशासन, कंपनी जो है व्यापारियों के निजी मामला नहीं था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में भारत की कंपनी के शासन से पहली बार जो है लिखित नियम प्रस्तुत किए गए थे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत किया गया था। इस एक्ट में उल्लिखित प्रावधान निम्नवत हैं। मतलब इसके द्वारा कंपनी के पहले एक प्रकार से लिखित नियम प्रस्तुत किए गए थे इस एक्ट के द्वारा, और उसके कुछ तथ्य हैं जो लिखित नियम थे, उसके आधार पर कुछ तथ्य यहाँ नीचे दिए गए हैं, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। आपसे यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे, इस एक्ट के द्वारा किस एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी का था और इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अवर न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे और सुप्रीम कोर्ट के अगर जो निर्णय के विरुद्ध जो है अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में जो है की जा सकती थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर जो यहाँ पे कोई मामला सेटल नहीं हो पा रहा था तो उसकी जो है हम अपील जो है ये ब्रिटेन के एक लंदन की जो है प्रिवी काउंसिल थी, उसमें जो है हम अपील करा सकते थे उससे मुकदमे की।
इस सर्वोच्च न्यायालय को प्राथमिक एवं पुनर्विचार संबंधी अधिकार दिए गए थे। यह न्यायालय में 1774 ईस्वी में गठित किया गया था। जो ये न्यायालय बने था ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में बना था। सर एलिजा इम्पे जो थे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर एलिजा इम्पे जो है कलकत्ता में एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो वहां का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? वो सर एलिजा इम्पे थे। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था इनको। और मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी या मुंबई ने बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। किसके अधीन कर दिया गया था? कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, जिसका प्रमुख गवर्नर जनरल होता था। मतलब ये जो दो प्रेसिडेंसियां थी हमारी, इसको जो है वो अब कलकत्ता का जो मतलब प्रेसिडेंस था, वो गवर्नर था, उनके अधीन इनको ये दो प्रेसिडेंसियों को कर दिया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब ये सर एलिजा इम्पे मद्रास प्रेसिडेंसी को अधीन कर दिया गया था, जिसका अगर जो प्रमुख की बात करें तो गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल जो है उसका प्रमुख होता था, क्योंकि कलकत्ता में जो था वो गवर्नर को 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसलिए यहाँ पे कौन होता था? गवर्नर होता था। गवर्नर जनरल का नियंत्रण जो था अपूर्व था, और बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया था। बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया था, जिसमें गवर्नर जनरल और 4 सदस्य जिन्हें क्या कहा जाता? गवर्नर कहा जाता था, को नियुक्त किया गया था। ये गवर्नर परिषद के बहुमत से कार्य करने के लिए बाध्य थे। ये गवर्नर के परिषद से इनका जो प्रमुख गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल का नियंत्रण जो था वो अपूर्व था, और बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया था। प्रशासक मंडल बनाया गया था जिसमें से कार्य करने के लिए बाध्य थे, परंतु अपना जो है निर्णायक मत ये लोग क्या कर सकते थे? दे सकते थे। प्रशासक मंडल के सदस्यों को निर्वाचन 5 वर्षों के लिए किया जाता था। मतलब जो प्रशासक मंडल का निर्वाचन था उसका जो है 5 वर्षों के लिए किया जाता था, और वे कंपनी के निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा हटाए जा सकते थे। ब्रिटिश क्राउन द्वारा इनको हटाया भी जा सकता था, और इस अधिनियम के अनुसार कर्मचारी किसी भी प्रकार का उपहार प्रदान और पारितोषिक ग्रहण नहीं कर सकते थे। ये अधिनियम ये भी बनाया गया था, कोई भी उपहार किसी भी प्रकार का यहाँ पे उपहार लेना जो है मना कर दिया गया था, ग्रहण करना। और इसके द्वारा यह भी हुआ था कि गवर्नर जनरल के वेतन को 25,000 पाउंड और गवर्नर का वेतन जो था वो 10,000 पाउंड, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन था वो 8,000 पाउंड था, और जो अवर न्यायाधीश होता था उसके जो वेतन की अगर जो बात करें तो 6,000 पाउंड जो है वो निश्चित कर दिया गया था। इन सभी का जो है वेतन इतना निश्चित कर दिया गया था, 6,000 पाउंड निश्चित किया गया था। इस प्रकार जो है रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किया गया था, और इस नियामक अधिनियम द्वारा जो है ब्रिटिश भारत के लिए लिखित संविधान प्रणाली का सूत्रपात हुआ था। वास्तव में इस अधिनियम के माध्यम से एक व्यक्ति और अथवा कुछ व्यक्तियों के स्थान पर संस्था के शासन की स्थापना हो गई थी। अगला जो हमारा एक्ट है वो पिट्स इंडिया एक्ट है। ये 1784 का एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट था क्या। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था हमारा, कंपनी जो है अपने प्रभाव को मजबूत करने के उद्देश्य से पार्लियामेंट में सन 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था। इसके माध्यम से जो है 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था की गई थी। इस नियंत्रण बोर्ड को भारतीय प्रशासन के संबंध में जो है निरीक्षण और निर्देशन नियंत्रण संबंधी व्यापक अधिकार दिए गए थे। हालांकि कंपनी को व्यापार का अछूता
छोड़ दिया गया था। इस एक्ट में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं, इस एक्ट के जो प्रावधान हैं वो इस प्रकार हैं। कहा गया था कि इसका जो एक अधिकार होगा, मतलब भारत का प्रशासन जो था गवर्नर जनरल और उनकी 3 सदस्यीय परिषद के हाथ में होगा। 3 सदस्यीय जो है परिषद के हाथ में होगा, और परिषद सहित जो एक प्रकार से गवर्नर को इस बात का अधिकार होगा कि वह प्रेसिडेंसियों वह अन्य प्रेसिडेंसियों के कार्य और निरीक्षण और नियंत्रण निर्देशन कर सके। मतलब उनका जो है निर्देशन और नियंत्रण में उनका कर सकती थी। गवर्नर को भी क्या कर दिया गया था, अभी गवर्नर कहने का मतलब है कि गवर्नर को अब यहाँ पे जो था मतलब जो गवर्नर जनरल को इस बात का अधिकार होगा कि जैसे गवर्नर को अभी भी बहुमत के आधार पर कार्य करना होता था। मतलब जो गवर्नर था उसको अभी भी बहुमत के आधार पर यहाँ पे कार्य करना होता था। पिट्स इंडिया एक्ट अगर जो बात करें, पिट्स अधिनियम के द्वारा प्रांतीय गवर्नरों की कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर, मतलब जो प्रांत में कार्यकारिणी सदस्यों की जो संख्या थी वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। इनमें से एक सदस्य जो था स्थानीय मुख्य सेनापति होता था। एक सदस्य कौन होता था? स्थानीय मुख्य सेनापति होता था। इस अधिनियम के द्वारा बंबई, मद्रास की प्रेसिडेंसियों को भी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दिया गया था। इसमें यह भी निर्दिष्ट था कि गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को संभावित सिविल सेवा से ही नियुक्त किए जाएंगे। मतलब गवर्नर जनरल की जो परिषद के सदस्य जो थे वो संभावित सिविल सेवा से ही नियुक्त किए जाने की बात की गई थी। ओके, कन्वेंटेड सिविल सर्विस। तो अगला जो हमारा जो है वो टॉपिक है, इसके बारे में 1 मिनट रुक जाइए। अगला जो यहाँ पे था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड, भारत स्थित गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के डायरेक्टरों को दे दिया गया था। मतलब जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनको जो है भारत के गवर्नरों की गवर्नर की जनरल की क्या करेंगे, वो नियुक्ति करेंगे, गवर्नरों की नहीं, गवर्नर जनरल की। जो ब्रिटिश सम्राट की पूर्व अनुमति से यह कार्य कर सकते थे। जो है मतलब ब्रिटिश सम्राट की अगर जो पूर्व अनुमति उनको मिल जाती तो वो ये कार्य कर सकते थे। ब्रिटिश सम्राट को यह अधिकार था कि ब्रिटिश सम्राट जो था उसको यह अधिकार दिया गया था कि वह गवर्नर जनरल अथवा गवर्नरों को वापस बुला सकता था। गवर्नर जनरल हो या गवर्नर कोई वहां पे गया है उसको वापस बुलाने की शक्ति उसके अंदर थी। यदि आवश्यक हो तो नियंत्रण बोर्ड अपना जो है आदेश डायरेक्टरों को गुप्त समिति को भेज सकता था। इस बोर्ड का अध्यक्ष प्रारंभ में एक राज्य सचिव होता था। मतलब इस बोर्ड का अगर जो बात करें तो प्रारंभ में एक राज्य सचिव होता था जो किसी विशेष वेतन का हकदार नहीं होता था। मतलब इसको कोई बहुत ही विशेष वेतन नहीं दिया जाता था, इसका अधिकार नहीं था। राजनीतिक एवं सामरिक मामलों में 3 डायरेक्टरों की गुप्त समिति सीक्रेट कमेटी देखेगी। मतलब अगर जो राजनीतिक और सामरिक मामले की बात कर रहे हैं तो उसमें जो थी वो 3 डायरेक्टरों की गुप्त समिति देखेगी। गवर्नर जनरल एवं परिषद को इस समिति की अनुमति के बिना युद्ध की घोषणा करने और कोई संधि करने का अधिकार नहीं दिया गया था। मतलब इसमें यह बनाया गया था कि गवर्नर जनरल जो था वो किसी युद्ध की मतलब किसी देश से अगर जो युद्ध करना है तो उसकी जो है बिना इसकी मदद से, इस समिति की मदद से कोई भी मतलब संधि करना है या इस समिति के मदद के बिना ये नहीं कर सकता था। उससे उसको क्या करना पड़ता था, अपील कर, मतलब उससे जो है उसके अधिकार लेने, मतलब उससे अधिकार लेना पड़ता था, तभी जो है ये कर सकता था।
इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के संविधान में जो मुख्य परिवर्तन हुआ था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। मतलब इसमें जो मुख्य परिवर्तन आया था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या किया गया था, गठन, जिसका मुख्य कार्य डायरेक्टरों की नीति को नियंत्रण करना था। डायरेक्टरों की नीति को क्या करना था, नियंत्रण में करना था। इस प्रकार शासन का द्वैध शासन प्रणाली डायरेक्टली एक जो था कंपनी के द्वारा दूसरी संसदीय बोर्ड द्वारा लागू की गई थी, जो 1558 तक चलती रही थी। 1558 तक ये चलती रही थी। और अगर जो बात करें इस अधिनियम के द्वारा 1858 ईस्वी को, इस अधिनियम के द्वारा ये जो 1858 ईस्वी तक मतलब चलती रही थी। इस अधिनियम के में कंपनी के भारतीय प्रशासन, कंपनी में जो भारतीय प्रशासन था उसे सन 1858 तक चलने वाला मूलभूत आधार निश्चित कर दिया था। इसका जो है मूलभूत आधार निश्चित कर दिया था। और फिर इसके द्वारा बंबई और मद्रास परिषदों का गठन बंगाल की तर्ज पर किया गया था। बंगाल की तर्ज पर इनका जो है गठन किया गया था। अगला जो हमारा एक्ट होगा वो 1786 का एक्ट होगा और 1793 का चार्टर एक्ट होगा। इनके बारे में हम जो डिस्कस वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।